तो स्वागत है आज फिर से आपका प्रकाश के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात रेखीय आवर्धन एवं दर्पण के उपयोग एवं चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इसमें कि मैग्निफिकेशन क्या है। यानी मैग्निफिकेशन जिसको हम बोलते हैं आवर्धन, कहीं कहीं आपको ये रेखीय आवर्धन के नाम से भी मिल जाएगा, तो दोनों चीजें एक ही हैं। आवर्धन क्या होता है? किसी दर्पण के लिए, यानी हम दोनों प्रकार के अवतल एवं उत्तल दर्पण के लिए कह सकते हैं, किसी दर्पण के लिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, एवं वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दर्पण के लिए जो है हम वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई अगर हमको प्राप्त हो जाती है तो हम उस दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात m इज इक्वल टू, m क्या है? मैग्निफिकेशन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, यानी कुल मिला के प्रतिबिंब की लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई कैपिटल आई से और इसको कैपिटल ओ से। तो इस प्रकार से एक फार्मूला हमको प्राप्त होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर आई अपान ओ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे आई जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात हम उसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। मान लीजिए जब आप कोई भी मिरर पढ़े थे तो उसमें किसी भी वस्तु को हम हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते थे। अब मान लीजिए अवतल दर्पण है तो इस प्रकार से रेख जाती थी ऐसे, यानी कुल मिला के यहाँ कहीं अगर मान लीजिए काटती हैं तो ये जो है आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है, अर्थात वस्तु को हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखे हैं सीधा, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। तो अगर देखा जाए जब आप कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे तो इसमें मुख्य अक्ष के ऊपर का जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे यानी ये जो है वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात उल्टे प्रतिबिंब की जो भी लंबाई अर्थात ऊंचाई होगी वो नेगेटिव, और अगर यही प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है यहाँ पे तब इसका जो है पॉजिटिव। और एक चीज ध्यान देना होगा, हमेशा वस्तु को हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी O का मान हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा और I का मान किसी केस में नेगेटिव और किसी केस में पॉजिटिव, अर्थात उल्टे प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव और सीधे प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ O तो पॉजिटिव होगा, और अगर I भी पॉजिटिव मिल जाए तो m की वैल्यू जो मिलेगी, यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर m का यहाँ पे O का मान पॉजिटिव और I उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो नेगेटिव, और नेगेटिव बटे पॉजिटिव का भी मान क्या आएगा? नेगेटिव। यानी हम यहाँ कह सकते हैं सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक एवं उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन
ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक नंबर के क्वेश्चन में कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो सीधे के लिए धनात्मक होगा और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। वो क्यों होता है वो इस फार्मूले से आप तय कर सकते हैं। अब आपको जो है एक रिलेशन और भी इसमें मिलेगा जिसमें हम आवर्धन को आई और ओ पे ना ज्ञात करके वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के हिसाब से ज्ञात करेंगे। यानी एक रिलेशन मिलेगा दर्पण, इसको अगर हम पूरा कहें तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी जिसको हम कहते हैं u कामा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यों दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, यों रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन में संबंध, यह आपका हो जाएगा। इसके लिए हम दोनों प्रकार का दर्पण देख लेते हैं। इसमें एक पहला आपका है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हम UV और यम में क्या रिलेशन हम प्राप्त करेंगे। कहीं कहीं आपको जो है ये भी मिलेगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई में संबंध, अर्थात इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि U, V, I एवं O में संबंध, ये भी कहा जा सकता है U, V, I और O में संबंध। तो आइए अवतल दर्पण के लिए हम पहले प्राप्त करते हैं। यानी हमारे पास एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बाहरी तल पर लेप लगा होगा यानी उभरे हुए तल पर, और भीतरी तल जो है इसका परावर्तक होगा। एक वस्तु जो कि O डैश है, यहां से पैरेलल रेज आती हैं, इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और पैरेलल रेज जो जाती हैं वो इसके प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हैं और उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ए पे और बी पे इंसिडेंट होती हैं। ये इसका जो है पोल है और ये द्वारक है M1 से लेकर M2 तक। अब दोनों रेज यहाँ पे काट रहे हैं, यानी यहाँ इमेज बनेगा वो भी उल्टा बनेगा। ये आपका बन रहा है आई ओम आई डैश। ये था आपका, इसकी स्थितियां बहुत बार आपने पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु C और अनंत के बीच में हो तब प्रतिबिंब हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, और जब आपने इसका सूत्र पढ़ा था 1/f = 1/b + 1/u, तब भी यही इमेज आपने बनाया था, और इसके लिए भी लगभग यही है। अब हम क्या करेंगे, इसके O डैश पार्ट को हम P से मिलाएंगे और इसके I डैश पार्ट को हम P से मिलाएंगे, यानी एक रेज इस प्रकार से जा रही है। अब यहां से हमको ट्रायंगल लेकर चलना है, तभी हमको रिलेशन मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं कौन सी डिस्टेंस क्या है। O से लेकर जो P तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अर्थात OP का मतलब क्या हुआ, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम U से निरूपित करते हैं। तो ये वस्तु की दूरी हो गया U। I से लेकर P तक की दूरी, यानी I से लेकर P तक की दूरी, ये आपका हो जाएगा स्मॉल v। सारे डिस्टेंस हम P से ही मेजर करेंगे। अब हम वस्तु की लंबाई की बात करें तो वस्तु की लंबाई O डैश है, अर्थात इसको हम O से निरूपित करेंगे, और प्रतिबिंब की लंबाई I डैश है, अर्थात इसको हम I से निरूपित करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका ये एक फिगर बना। अब इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल O डैश P, अर्थात ये आपका हो जाएगा O डैश P यों ट्रायंगल। दूसरा है आपका I डैश P। ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से ही देखेंगे। O डैश P, I डैश P, ये आपका जो है लंबवत। कोई भी वस्तु अगर मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो वो लंबवत रखा जाता है, और प्रतिबिंब के लिए भी हम लंब डालते हैं, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा I डैश P।
ये अगर हम दोनों त्रिभुज देखें तो इसमें आपको ये मिलेगा, ये वाला एंगल, यानी हम कह सकते हैं एंगल ओ डैश ओ पी बराबर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा एंगल आई डैश आई पी, कितना है आपका 90 डिग्री, ये आपका हो गया। और ये परावर्तन के नियम से आई और ये हो जाएगा आर। क्यों आर होगा? क्योंकि ओपी जो है वो आपका अभिलंब है। क्यों अभिलंब है? आपको बताया गया है जब किरणें, मान लीजिए ये आपकी एक किरण है और ये भी किरण है, तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ती है दर्पण पर तो उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब की परिभाषा क्या है कि वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो देखिए ये C से लेकर P तक मिलाया गया, अर्थात CP अगर अभिलंब हुआ तो ये इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टिव रे, यानी ये I एंगल और ये R आपतन और परावर्तन कोण, यानी हम कह सकते हैं चूंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से I इज इक्वल टू आर। अब दो आपको एंगल बराबर मिल गए, एक एंगल यहां से आपको बराबर मिला, एक एंगल यहां से बराबर मिल गया, तो हम कह सकते हैं इसलिए एंगल समरूपता से, यानी कोण समरूपता आप जो है आगे मैथ में पढ़ेंगे, तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ डैश पी इज सिमिलर ट्रायंगल आई डैश पी। अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओ डैश अपॉन आई डैश। ये आपने बहुत बार जो है देखा है, तो ये लगभग याद ही हो चुका होगा, ओ डैश अपॉन आई डैश। अब हम यहां से ध्यान रहे कौन सी डिस्टेंस लेंगे, हमको डिस्टेंस लेना है ओपी और आईपी का, तो यहां पे हम ये कहेंगे ओपी अपॉन आईपी। अब आइए देखते हैं, जो ओ डैश है वो वस्तु की लंबाई है, आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ओपी वस्तु की दूरी और आईपी प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके हिसाब से जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ओ डैश यानी वस्तु की लंबाई किससे हम निरूपित करेंगे, ओ से। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर हम दूरियां मापेंगे वो पॉजिटिव ही रखेंगे, अर्थात यहाँ जो ओ रखेंगे वो पॉजिटिव ही रखेंगे। फिर इसके बाद है आपका आई डैश। अब देखा जाए तो आई डैश वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी ये आई डैश मुख्य अक्ष के नीचे है, तो नीचे के डिस्टेंस, मुख्य अक्ष के नीचे की जो भी दूरियां हम मापेंगे वो नेगेटिव मापेंगे, अर्थात यहाँ पे जब हम आई का मान रखेंगे तो ये माइनस आई के रूप में रखेंगे। फिर आपका अगला है ओ से लेकर पी तक। आपने इसके भी पहले पढ़ा है कि जिधर से रेज आ रही हैं अगर हम उसके विपरीत डायरेक्शन में मापेंगे, यानी रेज के विपरीत डायरेक्शन में, कुल मिला के हम कह सकते हैं वस्तु की ओर की दूरी ऋणात्मक और वस्तु के दूसरे तरफ, यानी वस्तु की दूसरे तरफ ना कह के हम दर्पण की दूसरी तरफ कहेंगे, तो दर्पण की दूसरी तरफ की दूरी जो है वो पॉजिटिव। अगर देखा जाए तो ये वस्तु की ओर है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, ओपी को वस्तु की दूरी, तो u के साथ हम माइनस लगाएंगे और इसी प्रकार से जो है यहाँ p से लेकर i तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो माइनस b रखेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे अगर हम इसको उलट दें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, माइनस यू। तो अगर देखा जाए तो यहां से एक माइनस कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला के हम यहां अगर देखें तो माइनस को उधर ले जाए, यानी ये माइनस यहां पे आ जाए, इस माइनस को वहां ले गए हैं, तो ये आपका हो गया आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। एक रिलेशन आपको ये मिला, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए मिलेंगे कि जब इसमें से तीन बातें आपको दी गई हो, जैसे कहा जाए वस्तु की दूरी दिया हो और वस्तु की लंबाई दिया हो, फोकस दूरी भी दिया हो, तो हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे और प्रतिबिंब की लंबाई वहां से ज्ञात कर सकते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है कि एक दर्पण से एक वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना माने O जो है उसका 3 गुना जो है I हो जाएगा। अगर हम O को x मानेंगे तो I 3x हो जाएगा, तो उस रूप में हम यहाँ पे वैल्यू रख के प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है आपका रिलेशन है। इसके बाद
इसके हिसाब से v और u के हिसाब से अगर हम मैग्निफिकेशन प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको पता है अभी इसके जस्ट पहले आपने क्या पढ़ा है कि m बराबर i अपान o, यानी i अपान o की जगह पर हम m रख सकते हैं, यानी रेखीय आवर्धन के सूत्र से अगर देखा जाए तो i अपान o की जगह पर हम m रख सकते हैं, यानी m बराबर हो जाएगा माइनस v अपान u, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहे तो भी हम जो है मैग्निफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। और अवतल दर्पण के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन किसके पदों में, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में, और इसमें आपका रिलेशन इन चारों में वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई। अब आइए उत्तल दर्पण के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमको मैग्निफिकेशन प्राप्त होगा। उत्तल दर्पण के लिए भी आपका मैग्निफिकेशन सेम टू सेम ही रहेगा, बस क्या इसमें आपका चेंज हो जाता है, केवल प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आपको उत्तल दर्पण के लिए बताया गया है कि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। तो उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, एक हम दर्पण बनाएंगे जो कैसा होगा, उत्तल, यानी इसके दबे हुए तल पर लेप लगा होगा और उभरे हुए तल से परावर्तन होगा। ये M1 M2 द्वारा का एक उत्तल दर्पण है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका पोल हो जाएगा। इधर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि आपका OO डैश है, और इधर आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पैरेलल रेज आएगी, किसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, और चूंकि इधर निकलेंगे नहीं ये रिफ्लेक्ट होके इधर से ही लौट जाएगी, और प्रतीत होगा कि ये जो है यहां से नहीं यहां से लौट रही है, यानी यहां पे इसका फोकस है। ये हो गया। और दूसरी रेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगी, यानी ये आपका, और प्रतीत होगा ये किरण जो है यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी जिस मार्ग में आएगी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ए पे इंसिडेंट होती है एंड बी पे इंसिडेंट होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ओ से लेकर पी तक को मिलाएंगे, किससे, यानी पहले हमारा इमेज बनेगा, ये आपका इमेज हो गया आई एवं आई डैश, और ओ से लेकर पी तक मिलाएंगे, इसी को आगे भी मिला देंगे, और इसको हम सीधा इस प्रकार से बढ़ा देंगे, ये आपका हो जाएगा सीधा इस प्रकार से। कहां से जाएगा, आई से, या यूं कहे हम इसको ना बढ़ाएं तो इसको इसी प्रकार से मिलाएंगे, लेकिन इसको हमको बढ़ाना इसलिए है क्योंकि हमको एक रिलेशन प्राप्त करना है जिसमें हम परावर्तन का जो है सूत्र लगाएंगे, परावर्तन संबंधित नियम लगाएंगे। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये वस्तु है, P से मेजर करेंगे तो वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु की लंबाई को O और प्रतिबिंब की लंबाई को I से निरूपित करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ हमको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल O डैश P, लगभग रिलेशन आपका वही रहेगा और सब जो है लैंग्वेज भी वही रहेगा, यानी O डैश P उसमें भी वही था, और तथा ट्रायंगल I डैश P, बस फिगर हमारा चेंज हो जा रहा है, केवल O डैश P और I डैश P ये सिमिलर होंगे, क्यों होंगे, 90 डिग्री, और ये आपका I है और ये R है। अगर हम शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से देखें तो ये भी आपका हो जाएगा R, शीर्षाभिमुख कोण के प्रमेय में ये भी आपका क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोण O डैश OP इज इक्वल टू कोण I डैश IP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यानी परावर्तन के नियम से I इज इक्वल टू R हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ट्रायंगल O डैश P इज सिमिलर ट्रायंगल I डैश P, अगर ये दोनों समरूप मिलते हैं तो हम कह सकते हैं इसलिए O डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू OP अपॉन IP, O डैश
और आई आई डैश, ओपी और आई पी। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। ध्यान रहे वैल्यू जब भी रखेंगे तो चिन्ह का जरूर आप ध्यान रखेंगे, यानी ओ डैश मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा पॉजिटिव के साथ। आई आई डैश, इसके पहले वाले में अवतल दर्पण में आई आई डैश जो है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था अर्थात नेगेटिव रखे थे, लेकिन इसमें जो है ऊपर बन रहा है अर्थात पॉजिटिव रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आई। और इसी प्रकार से O से लेकर P तक का डिस्टेंस U है, ये वस्तु की ओर है तो ये माइनस के साथ रहेगा, और I से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ दर्पण के दूसरी तरफ है तो पॉजिटिव के साथ रहेगा। ये आपको मिल गया। अगर हम इसको पलट दें तो आपको ये मिलेगा I अपान O इज इक्वल टू चिन्ह माइनस वही रहने दें माइनस V अपान U, एक रिलेशन आपको ये प्राप्त हुआ। अब जो मैग्निफिकेशन का सूत्र है यानी आवर्धन के सूत्र से अगर देखा जाए तो हम I अपान O की जगह पर क्या लिख सकते हैं M, यानी M इज इक्वल टू माइनस V अपान U। तो ये था रिलेशन आपका मैग्निफिकेशन किसके द्वारा, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी के लिए। आइए कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जिसमें हम देख लेते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करेंगे, यानी दर्पण का उपयोग। कुछ पॉइंट्स है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है दर्पण का उपयोग, जिसमें आपका पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, पहले इसकी बनावट पे हम जाते हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार से होगा। ये आपका बनेगा अवतल दर्पण। आपने देखा होगा कई जगहों पे, मान लीजिए आपके बाइक में अगर देखा जाए तो बाइक में जो आगे का टॉर्च होता है उस टॉर्च में जहां बल्ब लगा होता है उसके पीछे एक प्लास्टिक का मिरर टाइप का लगा होता है जो कि अंदर दबा हुआ होता है और उसी पे चमकदार लेप लगा होता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है वो किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। देखिए ये पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल, ऐसे ये जो करेगा ये किरणों को क्या कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है। अब यानी अवतल दर्पण का हम जहां ऐसी जगह उपयोग करेंगे जहां पे हमको किरणें इकट्ठा चाहिए, यानी फैलकर प्रकाश आ रही हो और वो किरणें इकट्ठे जाए, यानी चमकदार, अधिक चमकदार बने। जैसे टॉर्च की बात करें तो टॉर्च में जो अगर आगे का पार्ट निकाल दिया जाए, जो उसमें दर्पण होता है वो निकाल दिया जाए, तो जो बल्ब जलेगा वो रोशनी जो देगा वो फैल कर देगा, तब एक जगह जो है फोकसित नहीं होगा। लेकिन अगर वही सिस्टम पूरा फिर आगे फिट कर दिया जाए, आप इसको स्वयं भी जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर वो सिस्टम हम दोबारा फिट करते हैं तो उसका सभी जो है लाइट एक ही जगह फोकसित होता है, अर्थात वहां पे जो बीम है लाइट का वो बढ़ जाता है, जिसकी तीव्रता बढ़ जाती है, चमकदार अधिक हो जाता है। यानी हम यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं कि टॉर्च में बल्ब के स्थान पर या टॉर्चों में या फिर वाहनों में आगे प्रयोग किए जाने वाले बल्बों के लिए। ये पहला हुआ। दूसरा क्या होगा इसका उपयोग, दूसरा उपयोग जब आप अगर बात करें तो ये अवतल दर्पण हमेशा लगभग जो है हमेशा बड़ा ही प्रतिबिंब देता है करीब के लिए, यानी हम जब किसी वस्तु को करीब से देखना चाहते हैं और उसका बड़ा प्रतिबिंब चाहे तो इसका उपयोग करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो डॉक्टर, दांत का डॉक्टर जो होगा, ये तो पहला हो गया टॉर्च वगैरह में, और दूसरा है दांत का डॉक्टर। दांत का डॉक्टर क्या करता है, ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है जिससे कि वो छोटे जगहों को यानी छोटे पार्टों को जो है बड़े रूप में देखता है। तो इस प्रकार से ये दांत का डॉक्टर भी जो है यूज कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो है आपको दूरदर्शी में भी परावर्तक जहां पार्ट लगता है वहां दूरदर्शी में भी मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो भी सिस्टम आपको चाहिए वो बड़े इमेज के, दूरदर्शी का मतलब दूर की वस्तुओं को देखना है और दूर की छोटी वस्तुओं को अगर हम देखेंगे उनको बड़ा चाहिए, तो वहां पे भी जो है कहीं कहीं जो है इसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त जो है और सोलर सिस्टम में भी हम कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जगहों पे भी मिलेगा। जब हम सोलर कुकर या सोलर लैंप वगैरह की बात करें, सोलर कुकर क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सोलर कुकर सूर्य से चलने वाला एक खाना पकाने का जो है एक बर्तन होता है।
यानी इसमें क्या होता है, सूर्य की तमाम सारी किरणें, अगर हम बात करें हम धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमको धूप तो लगेगा, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं लगेगा कि हमारा जो स्किन जो है वो जलने लगेगा। लेकिन सोलर कुकर में क्या होता है, जब यहाँ पे इस प्रकार का मिरर लगा दिया जाता है तो तमाम सारी जब किरणें इस पे फैल के आके पड़ती हैं, एक ही जगह ये केंद्रित हो रही है, अर्थात सभी किरणें एक ही जगह से जा रही हैं। अर्थात आप जानते ही हैं किरणों में जो हीट एनर्जी है वो एक ही जगह पे केंद्रित हो रही है, और एक ही जगह पे केंद्रित होगी तो आप जाहिर सी बात है इसका जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां पे जो उसके अंदर खाना है वो पकने लगेगा, तो इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। तो ये था अवतल दर्पण का। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का एक सीधा सीधा आप उपयोग जान लीजिए, वाहनों में जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर का मतलब जान ही गए हो लगभग, तो ये आपके देखने के हिसाब से सिंपल मिरर होगा, समतल दर्पण होगा, लेकिन यहाँ वाहनों में जो साइड मिरर है वो अगर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो वहां पे क्या फायदा एवं नुकसान होगा। उत्तल दर्पण के लिए आप जानते हैं कि कभी भी उत्तल दर्पण जो है, जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा ही बनाता है, कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें उत्तल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाए, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और तमाम सारी दूर, यानी जब किरणें बहुत दूर से आती हैं तो भी जो है ये इस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग जब हम वाहनों में साइड मिरर यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए करेंगे तो पीछे आ रहे बहुत बड़े पैमाने पे जो भी वाहन है वो हमको इस दर्पण में दिखाई दे सकते हैं, और वो हमेशा सीधे दिखाई देंगे। इसके विपरीत अगर हम साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग कर लें तो क्या नुकसान हो सकता है वहां पे। पहला नुकसान तो ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो अगर वस्तु बहुत दूर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा मिलेगा, बहुत पास लाएंगे तभी एक ही स्थिति में सीधा मिलेगा। अर्थात अवतल दर्पण में जो हम वस्तु को पाएंगे वो हमेशा जो है दूर की वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके वाहन के साइड मिरर में अवतल दर्पण लगा हुआ है, पीछे से एक ट्रक आ रहा है और वो बहुत दूर है, तो पहले क्या होगा, पीछे बहुत दूर है तो वहां से जब ट्रक का प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा, अर्थात आपको लगेगा कि ट्रक उल्टा चल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये गड़बड़ी उत्पन्न होने लगेगी, इसलिए हम अवतल दर्पण वहां पे उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका था जो है अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग वाहनों के साइड मिरर में। दूसरा है स्ट्रीट लाइटों में। स्ट्रीट लाइट्स क्या होता है, जब गली में मार्केट वगैरह में गली में जब जो लाइट्स लगाए जाते हैं उनका काम क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। उनका काम एक जगह जो है प्रकाश देना नहीं होता है टार्च की तरह। टार्च क्या करता है, एक ही जगह सारे प्रकाश को जो है भेजता है ताकि वहां अधिक चमकदार जो है प्रकाश हो जाए। लेकिन स्ट्रीट लाइट क्या है, उसका बल्ब बहुत तेज है लेकिन वो प्रकाश को फैलाने का प्रयास करता है और बहुत सारे पैमाने में उस प्रकाश को जो है भेजता है। तो अगर हम स्ट्रीट लाइट्स में उत्तल दर्पण लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें मान लीजिए बल्ब यहाँ लगा हुआ है, ये स्ट्रीट लाइट का मिरर हो गया, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से जो भी किरण पड़ेगा ये सब किरण जो है, क्योंकि किरण को ये दर्पण क्या होता है फैला देता है। अब देखिए जब ये किरण जो है किरण को फैलाएगा तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर ये जो है उस लाइट को भेजेगा, अर्थात जो है स्ट्रीट लाइट में जो है कहीं कहीं जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो है चिन्ह परिपाटी भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जिसका बहुत उपयोग है न्यूमेरिकल लगाने में। चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन में आपका जो है समस्या नहीं होगा। अगर चिन्ह परिपाटी में गड़बड़ी करेंगे तो वो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और चिन्ह परिपाटी लगभग जान ही गए हैं। इसमें पहला है कि हम जो प्रकाश की किरण है दर्पण पर, यानी दर्पण पर प्रकाश की किरण बाईं तरफ से डाली जाती है। दर्पण पर प्रकाश की किरण बाईं तरफ से डाली जाती है, अर्थात हम कोई दर्पण अगर हमारे पास है तो इस पे किरण हम बाईं तरफ से डालेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमको जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम इसको एक्सिस मान के चले, ये आपका वाई अक्ष हो गया और ये आपका हो गया एक्स अक्ष,
तो y अक्ष के जो बाई साइड में यानी x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन होता है। यहाँ पे देखा जाए, अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो उसमें हम जानते हैं कि मूल बिंदु के बाईं तरफ की दूरियां x अक्ष पे जो भी मापी जाती है वो निगेटिव और दाहिने तरफ की दूरियां पॉजिटिव मापी जाती हैं। इसी प्रकार से मुख्य अक्ष के ऊपर, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर देखा जाए y अक्ष पर, तो ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां निगेटिव। अर्थात यहाँ पे हम ये जान गए कि जब भी वस्तु को हम बाईं तरफ रखेंगे यानी बाईं तरफ की दूरियां को हम यहाँ पे निगेटिव लेंगे और दाहिने तरफ की दूरियों को पॉजिटिव। लेकिन ध्यान देना है, जब हम बाईं तरफ से रेस को डालते हैं, इसके विपरीत अगर हम दाहिने तरफ से जो है रेस डालेंगे तो हमको उस वही चीज उल्टा कहना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को हम रखेंगे तो बाईं ही रखेंगे, ऐसे में जो है आपका गलती होने का चांस कम हो जाता है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है उसकी तरफ की दूरियां निगेटिव और दर्पण के दूसरी तरफ की दूरियां पॉजिटिव। यानी कुल मिला के यहाँ पे आपका ये हो गया कि जिधर से किरणें आ रही हैं, अगर देखा जाए तो ये किरण आने का डायरेक्शन हुआ, तो इधर की तरफ किरणें आ रही हैं माने इधर जा रही हैं, तो इस प्रकार से किरणों का डायरेक्शन ये हो गया। किरणों के डायरेक्शन में अगर हम ध्रुव से कोई दूरी मापते हैं, जिधर किरणें जा रही हैं, अगर उसी दिशा में कहां से ध्रुव से अगर हम कोई दूरी मापते हैं तो वो दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, और जिधर से किरणें आ रही हैं उसके विपरीत अगर हम कोई डिस्टेंस को मापते हैं तो वो दूरी निगेटिव हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य अक्ष के जो भी ऊपर हम डिस्टेंस को मापेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी डिस्टेंस मापेंगे वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्वेश्चन को लगाते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट होता है कि हम पहचान किस प्रकार से करेंगे, दर्पणों की पहचान। ये भी आपका जो है कभी ऑब्जेक्टिव में और कभी जो है बड़े प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि दर्पण की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, इसको आप समझाइए। तो जिसमें पहला पॉइंट है स्पर्श करके। पहला पॉइंट क्या है, हेडिंग के रूप में स्पर्श करके। स्पर्श करके हम बाय टचिंग हम दर्पण के जो है प्रकार किस प्रकार से जान सकते हैं कि ये हम टच करने पर जानेंगे कि दर्पण किस प्रकार से है। तो आप सीधे तौर पर पढ़े हैं जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखते हैं, अगर उस दर्पण की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। यानी उसको जब भी आप जो है दूसरी तरफ चेहरा करके आप उसको टच करें बिना देखे हुए, स्पर्श करें केवल, और आपको मिलेगा कि हर जगह पे वो बराबर है, तो वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। यानी टच करने पर जो भी दर्पण मिलेगा वो आपको कौन सा दर्पण मिलेगा, समतल दर्पण, अगर वो हर जगहों पे बराबर मिलेगा। इसके विपरीत अगर कोई ऐसा दर्पण मिल रहा है जो बीच में दबा हुआ और जो है बीच में उभरा हुआ और किनारों पर दबा हुआ है, यानी लेफ्ट जिधर लगा हुआ है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल। ये इसमें थोड़ी सी समस्या आती है। समतल दर्पण की हम पहचान टच करके आराम से कर सकते हैं। उत्तल और अवतल में समस्या आती है, उसके लिए हमको चिकना और चमकदार सतह और लेपित सतह जो है जानना होगा। लेपित सतह चिकना नहीं होता है, अगर हम बात करें उतना चिकना नहीं होता है जितना चिकना आपका जो है परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी चिकना सतह अगर आपका जो है यानी चमकदार सतह आपका दबा हुआ है तब आपका कौन सा दर्पण है, अवतल। और अगर ये इस प्रकार से चिकना सतह अगर उभरा हुआ है तो ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो ये था आपका स्पर्श करके जो है हम किसी वस्तु किसी दर्पण का हम पहचान किस प्रकार से कर पाएंगे। अब दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबिंब को देखकर हम किसी दर्पण का पता कैसे लगा पाएंगे कि ये जो है दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो इसके लिए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बनते हैं। प्रतिबिंब देखकर अब आप जान लीजिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो प्रतिबिंब दो ही प्रकार से बनता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसके तीन टाइप हैं, सीधा एवं उल्टा। सीधा उल्टा, वास्तविक एवं आभासी, या वास्तविक आभासी कह सकते हैं।
और तीसरा है वस्तु से छोटा एवं वस्तु से, या हम कहें वस्तु से छोटा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा। अगर हम प्रतिबिंब को देखते हैं तो इसमें तीनों स्थितियां आपको मिलेंगी। पहली स्थिति, मान लीजिए हमको एक वस्तु मिल रहा है, जिस एक वस्तु का प्रतिबिंब मिल रहा है वो सीधा मिल रहा है, तो पहला केस सीधा। दूसरे केस में से वास्तविक या आभासी भी होगा, यानी दर्पण वस्तु की ओर बनेगा तो वास्तविक, वस्तु की दूसरी यानी दर्पण की दूसरी ओर बनेगा तो आभासी। तो सीधा मिल रहा है और वस्तु की दूसरी ओर मिल रहा है तो आभासी, और वस्तु की ओर मिल रहा है तो वास्तविक। यानी एक केस ये बन सकता है सीधा वास्तविक। आप पढ़े हैं अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा। अगर मान लीजिए ये कहीं आता है, आपको एक प्रतिबिंब मिल रहा है दर्पण से जो कैसा है, वास्तविक है एवं उल्टा है, तो वो दर्पण कौन सा होगा। तो आप ध्यान लगाइए कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी। समतल के लिए भी आभासी बनता है, यानी ना उत्तल के लिए आपका वास्तविक बनेगा ना समतल के लिए वास्तविक बनेगा, तो एक ही दर्पण आपका बच रहा है अवतल। अर्थात जो है वास्तविक की बात कहीं भी आ जाए, अगर वास्तविक की बात आई है तो तुरंत आप कह दीजिए अवतल। बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है कि उल्टा है, सीधा है, वस्तु से जो छोटा है या बड़ा है। पहला केस वास्तविक की बात आएगी तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। यानी एक केस में आपको पता चल गया कि एक वस्तु का प्रतिबिंब हमको वास्तविक मिलता है तो वह दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। अब आभासी के लिए कई स्थितियां आपको मिल जाएंगी। आभासी के लिए तीन स्थितियां मिलेंगी। आभासी के लिए तीन स्थितियां क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा एवं वस्तु के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। तीन स्थितियां आभासी के लिए बनती हैं। वास्तविक के लिए केवल हम यहाँ पे एक ही स्थिति कह सकते हैं, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, और वस्तु से आपका जो है छोटा और बड़ा भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब अगर मिल रहा है तो आभासी में वस्तु से बड़ा भी मिल सकता है, वस्तु से छोटा भी मिल सकता है और वस्तु के बराबर भी मिल सकता है। और ये भी जानिए कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक अगर नाम आया तो हम तुरंत जान गए कैसा है, अवतल। उल्टा भी नाम आया तो हम भी जान गए अवतल। यानी वास्तविक और उल्टा कभी भी कहीं भी आएगा, वास्तविक एवं उल्टा, तो तुरंत हम उसका नाम लिख देंगे कौन सा दर्पण है, अवतल। अगर आभासी आता है तो वो तीनों प्रकार के दर्पण में हो सकता है। जब आपने अवतल दर्पण का लास्ट जो है स्थिति पढ़ा था तो उसमें वस्तु को F एवं P के बीच में रखते थे, तो यहाँ पे इमेज इस प्रकार से बनता था, आपका ये C से होकर जाता था लगभग, तो यहाँ हम पीछे बढ़ाते थे इसको और यहाँ कहीं इमेज प्राप्त होता था हमको। यानी देखिए वस्तु का जो इमेज है वो कैसा है, दर्पण की दूसरी तरफ है, अर्थात दूसरी तरफ वाला आभासी है। और अगर हम तुलना करेंगे इसकी ऊंचाई में तो वस्तु से बड़ा, यानी बड़ा और आभासी, बड़ा एवं आभासी या सीधा एवं बड़ा कैसे कह दें, कई स्थितियां बन सकती हैं, आभासी बड़ा या फिर सीधा बड़ा। तो आभासी बड़ा या सीधा बड़ा है तब दर्पण कौन सा है, अवतल। इसको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, अपने आप पूरी बात याद हो जाएगा। आभासी बड़ा या सीधा बड़ा, इसके लिए दर्पण कौन सा, अवतल। उत्तल के लिए आपने क्या पढ़ा था, जब आपने उत्तल दर्पण पढ़ा था तो उसमें जो भी वस्तु था वो आपका इस प्रकार से था और प्रतिबिंब आपका कहीं इस प्रकार से बना हुआ था, यानी यहाँ पे कहीं आभासी बना था। तो यहाँ भी आभासी बन रहा है लेकिन वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा, यानी आभासी छोटा, आभासी एवं छोटा या सीधा एवं छोटा। किससे छोटा, वस्तु से, आभासी या छोटा, आभासी एवं छोटा, और फिर या कह सकते हैं सीधा एवं छोटा। तो इसके लिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब एक ही बचा है, बराबर वाली स्थिति कभी भी आए तो यहाँ पे समतल दर्पण कहिए, कंफ्यूजन यहाँ बिल्कुल नहीं है। कभी भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब अगर कहा जा रहा है तो यहाँ पे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है तो फिर आपका जो है वो क्या है, समतल दर्पण है। लेकिन ध्यान रहे कि वस्तु के बराबर अगर कहा जा रहा है, एक वस्तु से
एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु के बराबर बन रहा है, तो हम तुरंत नहीं कह सकते हैं कि उसका वो दर्पण समतल दर्पण होगा, क्योंकि उसमें वस्तु के बराबर बने लेकिन कैसा, या सीधा या आभासी कहा जाए तब हम, क्योंकि वस्तु के बराबर और अगर वास्तविक कह दिया जाए, क्योंकि अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति है भी जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी वास्तविक एवं वस्तु के बराबर। तो वहां पे वस्तु के बराबर अगर बनेगा तो हम वहां पे अवतल दर्पण कहेंगे, लेकिन वास्तविक की स्थिति में और आभासी की स्थिति में अगर बराबर बनता है तब हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। तो ये आपका था चिन्ह परिपाटी एवं दर्पण के उपयोग और दर्पण की किस प्रकार से हम पहचान करेंगे। यहीं पे आपका इस टॉपिक जो है खत्म होता है। अब आगे इस टॉपिक से संबंधित हम महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके जो है लगभग 4 अंक में या 3 अंक में बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, यानी थ्योरी से इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है और वो कम से कम मेहनत में आपका जो है अंक को अर्जित कराने में मदद करता है। तो उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं रहेगा। तो अगले वीडियो में आपको आंकिक प्रश्न के बारे में बताया जाएगा।